क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए। और आज का जो सेट है, ये सेट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट का। देखना ये है कि कितने बच्चे इसमें कंफर्टेबल हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ के देखिए पहले आप लोग। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द कोरल रीफ? हाउ डज इट अफेक्ट्स द लोकल इकोसिस्टम? अब ये जो क्वेश्चन का जो लेंथ है, अगर मुझे लग रहा है कि इसको पढ़ने में ही ऑलमोस्ट आप लोगों को 2 मिनट का टाइम चाहिए होगा। तो पहले आप लोग 2 मिनट टाइम ले लो और इसको पहले आप आराम से पढ़िए एक बार, ताकि आप 4 चॉइस पढ़ सकें। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, लास्ट ईयर अपने पेपर अगर देखा होगा तो और कई क्वेश्चन इतने बड़े थे सी सेट का, जो बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाए। इवन कई बच्चों का ये भी शिकायत रहा था कि सर हम पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाए। और जब आप पूरा पेपर ही नहीं पढ़ सकते तो भाई सिलेक्शन का सवाल कहाँ से बनता है? तो एटलीस्ट मैं सोच रहा था कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं हम लोग हैं। और एक सीरीज सा ये चल पड़ा है, ये कारवां रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, टेक योर टाइम। मैं थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग पढ़ चुके हो तो पहला चॉइस क्या है? ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर कोरल रीफ लूज देयर सिम्बायोटिक पार्टनर्स द अलगा इन द प्रोसेस कॉल्ड ब्लीचिंग. Rising CO2 changes the pH of water, which interferes with calcification. Animals whose source of food is coral reef also decline in numbers. मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है जो बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर के बढ़ने से कोरल जो रीफ है, जो प्रवाल भित्ति है, उसका जो सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके साथ? अलगी के साथ, है ना? तो वो क्या होगा, वो जो संबंध है वो टूट जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो नतीजा क्या होगा, उसका कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। और साथ में लिखा हुआ है राइजिंग CO2 चेंजेस द पीएच ऑफ वाटर। और CO2 का लेवल जब बढ़ेगा तो वाटर का पीएच भी क्या होगा, वो भी बदल जाएगा। विच इंटरफेयर विथ कैल्सिफिकेशन, जो इंटरफेयर करेगा कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें कोरल जो होता है वो क्या करता है, वो लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को बनाता है। अगर ओसिड में एसिडिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो बनने का दर है, ये रेट क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और ये होता है कैल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल हुज सोर्स ऑफ फूड इज कोरल रीफ आल्सो डिक्लाइन इन नंबर। तो जो एनिमल उस पर डिपेंडेंट है, तो उसका भी जनसंख्या क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि कोरल रीफ का जो साइज है वो धीमे धीमे क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसका आंसर क्या होगा, पहला आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है, ए। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, कोरल रीफ अपना जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो क्या होगा, उसका अलगी के साथ वो नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किस अलगी के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? एक बात ये भी याद रखना, किस अलगी के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो पहला तो वो याद रखना, जू जेंथेला अलगी का नाम होता है ना? जू जेंथेला क्या है, बेसिकली ये अलगी है। और कोरल क्या है, ये एनिमल है। और इसके बीच में एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब ये संबंध क्यों टूटेगा? क्योंकि अलगी क्या होगा, वो मर जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से अलगी क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि राइजिंग CO2 चेंजेस द पीएच ऑफ वाटर। क्योंकि धीमे धीमे क्या होगा, CO2 का जो लेवल है अब धीमे धीमे बढ़ेगा, तो वाटर का पीएच भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि अब अलगी नहीं है, अलगी के नहीं होने से CO2 का लेवल क्या होगा, अब बढ़ जाएगा। चूंकि CO2 को लेता पहले अलगी और उसको बदलता ऑक्सीजन में, तो वो ले नहीं रहा है, तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो पीएच क्या होगा, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। एंड विच इंटरफेयर विथ कैल्सिफिकेशन, जिससे क्या होगा, कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अब प्रभावित होगा। कैल्सिफिकेशन क्या होता है, ये कैल्सिफिकेशन का मतलब हुआ
जनरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाई कोरल, क्योंकि कोरल जो एनिमल्स हैं उसका जो स्केलेटन है या जो रीफ है उसके बनने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का बनना जरूरी होता है। अब चूंकि कोरल का जो ये जो रेट है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का जो दर है, ये दर अब धीमे धीमे क्या होगा, घट जाएगा। और जब कोरल रीफ का जब जब बढ़ोतरी नहीं होगा रीफ में, और जब विकास नहीं होगा, जब कोरल अपना पॉपुलेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो धीमे धीमे उस पर डिपेंडेंट जो भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स उस रीफ एरिया में आना छोड़ देगा, और उस एरिया का जो भी एनिमल्स का जो नंबर होगा वो धीमे धीमे क्या होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए है। होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, और वैसे में क्या होता है, चारों चॉइस को पढ़ना, उस चॉइस पढ़ के लोग डर जाएगा, भाई इतना बड़ा चॉइस है कैसे पढ़ेंगे, पहले ही हिम्मत हार जाएगा। तो मान लो अगर एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन है तो कैसे क्या करोगे। सबसे पहला है कि आप इसको स्किप कर जाओ उसी टाइम में, क्योंकि इस पे आप चार चॉइस को पढ़ कर सोचोगे तब तक आप चार सवाल कर लोगे, तो उसको तुरंत स्किप करके अगला सवाल पढ़ना चाहिए। हाँ, जब लास्ट में जब आप A1 एक राउंड जब सारे क्वेश्चनों पे हो जाते हो, उसके बाद रिटर्न बैक होइए और आराम से ऐसे सवालों को लीजिए, क्योंकि इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा। और कई दफ़ा बच्चे जिद में होते हैं कि नहीं भाई कोरल रीफ है, तो कोरल रीफ तो हमने पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा, फिर अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिया, फिर टाइम अपने यहीं पे ख़राब कर दिया। और टाइम जब खराब ही कर दोगे तो अगला सवाल फिर कब करोगे। और इसमें क्या होगा कि 100 सवाल जो है पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा बुद्धिमानी से बेहतर ये है कि स्मार्ट बनिए और स्मार्टली क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। आई होप समझ गए होगे आप लोग। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप इस यहाँ पे जुड़े रहिए। चाहे वो साइंस टेक का सेक्शन आएगा, तो जनरल साइंस का आएगा, चाहे इकोलॉजी इन्वायरमेंट का आएगा, सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे। और आपका काम है इस सेशन के बाद भी उसको पढ़ना समझना, और कहीं कोई भी बात हो आप जरूर कमेंट लिखना। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने आया है, ओशन वाटर्स रिसीव varying amount of sunlight based on the depth. Where would you expect to find the most photosynthesis in an ocean biome? अब ओशन बायोम में अगर आप लोगों को थोड़ा सा पहले सवाल को आप लोग पढ़ो, के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, अपना टाइम आप लोग ले लो, और आप क्वेश्चन पढ़ के भागो मत, क्वेश्चन पढ़ के टीको लड़ो, ठीक है ना, तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला। क्वेश्चन का टाइम लीजिए, आप लोग इसको समझिए। क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हो, आप लोग समझ गए हो, तो थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे आप। ये है हम लोग का ओशन। ओशन में क्या होता है, जहां तक सनलाइट आ रहा है, मान लो यहाँ पे सन है ये, और सन से जो लाइट है यहाँ तक लाइट आ रहा है, तो जिन क्षेत्रों तक लाइट आ रहा है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया फोटिक जोन। हम लोग कहेंगे फोटिक। और चूंकि यहाँ पे लाइट तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, ए फोटिक। ए फोटिक का मतलब होता है जहाँ पे लाइट नहीं आता है। तो चॉइस जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, ए फोर्टी के पूरे एरिया का नाम, नीचे वाला जो पूरा एरिया है इसका पूरा नाम क्या है, ए फोर्टी का। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये बाइसल क्षेत्र क्या होता है, ये जो क्षेत्र है इसका जो ऊपरी जो क्षेत्र है इसे हम लोग ए बाइसल कहते हैं, इसी को हम लोग ए बाइसल क्षेत्र भी कहते हैं। और अब बच गया बेंथिक और इंटरटाइडल। तो यहाँ पे याद रखना जो बेंथिक है वो भी क्षेत्र यहीं पे आएगा, इसका जो बॉटम जो एरिया होता है ये क्या होगा, बेंथिक कहलाएगा। ये फोर्टी का जो बॉटम एरिया है क्या कहलाएगा, बेंथिक। बेंथिक में लाइट नहीं आ रहा है, ये बाइसल में लाइट नहीं आ रहा है, ये फोर्टिक में लाइट नहीं आ रहा है, ये तीनों क्या होगा, वैसे गलत हो गया। अब इंटरटाइडल जोन बच गया है, इंटरटाइडल जोन इसका राइट आंसर होगा। इंटरटाइडल जोन का मतलब हुआ ये जो यहाँ पे देख रहे हो कि जो स्लोप है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये है हमारा इंटरटाइडल क्षेत्र। यहाँ पे लाइट क्या है, आ रहा है, और इसीलिए याद रखना आप लोग
यहाँ पे चूंकि लाइट आ रहा है तो नतीजा क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा इंटरटाइडल जोन। चलो अगला सवाल एक और लेते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ करके पैनिक नहीं होना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और इसमें अप्लाइड पार्ट पर भी मैं बात कर रहा हूँ धीमे धीमे। तो आप लोगों को दोनों बातों को याद रखना है। कोशिश ये करना है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से करें, और आप जितना अच्छा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा देखिएगा ग्रेजुअली आप लोगों को क्या क्या फायदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, desert and subtropical desert experiences low precipitation and extreme in temperature. For a plant to survive and reproduce, what adaptation should it have? Why? पहले तो क्वेश्चन समझो, इन चारों चॉइस को पहले आप लोग पढ़ो। तो टेक योर टाइम, आप पहले 1-2 मिनट टाइम ले लो, आपको जो भी टाइम लेना है। और टाइम लेने के बाद इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन लोगों का मीडियम हिंदी है तो मैं उनको समझा देता हूँ। भाई आप लोग इसका आंसर जो है कैसे करोगे। क्वेश्चन को आप लोग, हिंदी वाले बच्चों को मैं कह रहा हूँ जिनका मीडियम हिंदी है, आप ऐसे समझ लो। क्वेश्चन है कि डिजर्ट एंड सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, ठीक है, जो सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं और जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वर्षा क्या होता है, कम होता है, और तापमान क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो किसी पौधा को वहाँ पे जीने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अपना अगला पीढ़ी पैदा करने के लिए उसे किस प्रकार का उसमें अनुकूलन होना चाहिए, मतलब वो अनुकूलन कैसे कैसे अपना अनुकूलन को बरकरार रख सकेगा वो। सिंपल सा सबक कि मरुस्थल में तो पौधा कैसे जीता है, कैसे अनुकूलित होता है, कैसे बचता है। क्वेश्चन का क्रक्स ये है। अब इसका जब आंसर करोगे, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर है बी। बी है मतलब टू सर। अब मैं टिक पर लगा देता हूँ कि भाई इसका जो राइट आंसर है क्या है, याद रखिए आप लोग। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये है इसका राइट आंसर। अब ये आंसर राइट क्यों है, ये क्या कहता है, टू सर्वाइव दे नीड डीप रूट्स, reduce foliages and fleshy leaves with sunken stomata to reduce transpiration. Also, they should have seeds that can remain dormant over long period. इसका अर्थ क्या हुआ, मरुस्थल में अगर किसी पौधे को आप लोग देखे हो जो मरुस्थल में रहने वाले को बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। तो जीरोफाइटिक प्लांट में आप लोग देखे होंगे उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आमतौर से जो भी पौधे होते हैं सबका जो तना वाला हिस्सा होगा, जो स्टेम का पार्ट होगा, जो लीफ का पार्ट होगा, मतलब जो जमीन से ऊपर जो पार्ट है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और जमीन के नीचे का जो जड़ है, जो रूट है, वो क्या होता है, वो छोटा होता है। पर डिजर्ट प्लांट में ये उल्टा होगा। डिजर्ट प्लांट में क्या होगा, तो जड़ बड़ा होगा। जड़ क्यों लंबा होगा, क्यों बड़ा होगा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में क्या होता है, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है, वाटर का तलाश में पौधा के जड़ों का विस्तार होता है। और इसलिए तो दूसरा हो गया कि रिड्यूस्ड फॉलिएजेज, वो पौधा नहीं चाहेगा कि उस पे बहुत छोटे छोटे तेजी से पत्तियां हैं, पत्ते वो कम चाहेगा। फ्लेशी लिप्स, उसकी जो पत्तियां होगी वो मोटी हो और छोटी होनी चाहिए। विथ संकेन स्टोमाटा, मतलब स्टोमाटा क्या हो, स्टोमाटा क्या होता है, जिससे पौधा से पानी निकलता है। अगर इसी स्टोमाटा से पौधा से पानी अगर दिन में निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर इसी स्टोमाटा से पानी अगर रात में निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं गटेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर to stomata when it occurs in the daytime, that is called transpiration, and when this loss of water occurs in the night in the form of water droplet, that is called guttation. तो स्टोमाटा क्या होता है जनरली, यहाँ पे क्या होता है, वो लीफ के अंदर ही रहेगा। ये लीफ के आखिरी जो वेन्स हैं उस वेन्स के छोर पर नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही रहेगा। जैसे एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ, जरा सा आप लोग समझना। इसको मान लो ये लीफ है, ये प्लांट का क्या है, ये लीफ है, और ये इसका मेन वेन है, ये इसका साइड वेंस है। ये सारे क्या है, इसके साइड वेंस हैं। तो साइड वेंस में क्या होता है,
यहाँ पे स्टोमाटा जो होगा, ये जो एरिया है, याद रखना, ये स्टोमाटा का एरिया है। यहाँ ये स्टोमाटा आखिरी यहाँ तक जो पानी है इससे बाहर निकलता है दिन के समय में। ये पानी क्या होगा, दिन में सनलाइट के कारण वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा तब बाष्प बन जाएगा, उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और रात में क्या होगा, ये ड्रॉपलेट को फॉर्म में नीचे ऐसे ऐसे ये बूंद बूंद ये गिरते रहेगा, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब क्वेश्चन है कि अगर स्टोमाटा आखिरी सिरे तक नहीं हो, मतलब आखिरी सिरा का मतलब यहाँ तक अगर नहीं हो और अंदर में ही रहेगा, तो वैसे स्टोमाटा को हम बोलते हैं संकिन स्टोमाटा। ठीक है, मतलब वो क्लोज स्टोमाटा है, ढका हुआ स्टोमाटा है, लीफ में छुपा हुआ स्टोमाटा है। और ऑल्सो दे, ये जो प्लांट होगा उसमें क्या होगा, वो कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेगा, तो उसको अपने बीज को चाहेगा कि उसका बीज लंबे समय तक निष्क्रिय बना रहे, सुषुप्त बना रहे, इनएक्टिव बना रहे, उसी को बोलते हैं डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव होना, क्योंकि वो एक्टिव हो गया उसमें क्या होगा, तुरंत जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो प्लांट क्या हुआ, अपने एडेप्टेशन को बनाए रखने के लिए जब पानी कम होगा और टेम्परेचर जब एक्सट्रीम होगा, तब वो क्या होगा, अपने सीड्स को वो क्या बना कर रखेगा, उसको इनएक्टिव बना कर रखेगा। उसी को बोलते हैं डोरमेंसी या डोरमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। तो आई होप कि ये आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। तो पहला है कि एक क्वेश्चन के साथ एक चॉइस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जरूरी ये होगा कि आप आंसर तो कर ही रहे हो। पेशेंस रखो, हर एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन जुड़ जाएंगे, है ना। और ये न सिर्फ यूपीएससी में, आप कोई भी एग्जाम में आप भाग लोगे तो वहाँ पे बड़े काम का होगा। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि अपना कमेंट लिखो, है ना, ताकि मैं क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दूंगा। और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अगर आप लोग कमेंट लिखते हो तो मैं यूट्यूब पर लाइव आना शुरू कर दूंगा। तो लाइव होने के लिए ज़रूरी है कुछ बच्चे हमारे हमारे साथ हो, तभी लाइव होने का मज़ा होगा, अदरवाइज फिर लाइव होने का मज़ा क्या है। तो एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि भाई एक टाइम हम लोग तय करेंगे। मैं मेरे हिसाब से मैं शाम में कंफर्टेबल होता हूँ, तो मैं 7 बजे में, मैं इसे लेकर के 8 बजे से 10 बजे के बीच में मैं लाइव होने का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो प्रोबेबली है कि 5 तारीख से मैं शाम के 8 बजे इसी फरवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए उसे जुड़े, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप लोगों को अर्ली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई वीडियो अपलोड होता है उसके विषय में भी। और भी कोई अपना राय आप दे सको, देते रहिए। एक चीज़ और है कि हर एक बच्चों को यही कहूँगा कि आप सब लोग कमेंट लिखो ताकि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकें। पढ़ना तो है ही, यूपीएससी के लिए ही पढ़ना है, तो जरूरी क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग अपना कमेंट लिखो। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ से। और सवाल हम लोग के सामने आने वाला है, ये देखते हैं। चलो, सवाल है, वन ऑफ द इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन, मतलब वैश्विक जो तापन है उसका कौन सा जो, ठीक है ना, प्रभाव इसमें से इनडायरेक्टली है। वैश्विक तापमान जो तापन है उसका इनडायरेक्ट प्रभाव का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा, बताइए। मैंने वैश्विक तापन के कारण क्या प्रभावित हो रहा है। जैव विविधता में ह्रास हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान में बढ़ोतरी हो रहा है। चेंज इन वाटर क्वालिटी, जल की गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टॉलरेंस ऑफ प्लांट, जो पौधा जो है उसका जो तापमान जो सहनशीलता है उसमें क्या है, परिवर्तन हो रहा है या वो बढ़ रहा है। इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। आई होप कि आप लोग अपना टाइम ले लीजिए, कुछ क्वेश्चन छोटा है तो समय भी कम ही लोगे आप लोग, और फिर आप लोग आंसर करो, फिर मैं भी अपना आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। बेस्ट आंसर क्या होगा इसका, वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो राइट आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, होगा ए। अब क्यों होगा ए, हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, कुछ और दिमाग में चलने से क्या होगा, आंसर जो है वो तो वही होगा ना। तो राइट आंसर इसका है ए। अब समझो इसको, ए क्यों है।
थोड़ा सा आप लोगों को इंटरलिंक करने आना चाहिए, अगर इन सवालों को आंसर करते हो तो, है ना। इंटरलिंक करोगे तो आपको कर पाओगे अच्छे से आंसर। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज के कारण आज हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है, उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। नतीजा क्या होगा? जो प्रजाति जो है, जो जिस भी हैबिटेट में रह रहा है, वो अपने अपने हैबिटेट को छोड़ रहा है, उसका हैबिटेट क्या डिस्टर्ब हो रहा है वो। और हैबिटेट डिस्टर्ब होगा तो स्पीसीज का होगा, वो भी शिफ्ट कर जाएगा वहां से, तो स्पीसीज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस ऑफ हैबिटेट के कारण या इकोसिस्टम में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी में ह्रास हो रहा है, कमी आ रहा है। जैसे आप जहाँ पे रहते हो और उसके आसपास में लोग हल्ला गुल्ला करे, या वहाँ पे कोई कोई इंडस्ट्री लगा दे और उसके कारण आप परेशान रहो, तो क्या करोगे? आप वहाँ से अपना घर या अपना जगह छोड़ दोगे ना। वैसे ही हो रहा है यहाँ भी। तो वैश्विक तापमान के कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, आवास में चेंजेस हो रहा है। आवास में कैसे चेंज हो रहा है? कि भाई जो पौधा जहाँ भी रह रहा है उसके आसपास में जो भी जंतु जहाँ भी रह रहा है उसके आसपास में जो भी कीट हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं, न वो कीट वहाँ पे जी पा रहे हैं, न पेड़ पौधे वहाँ पे जी पा रहे हैं, न परागण वहाँ पे हो रहा है, न नए फल फूल आ रहे हैं, तो अब वो खाएगा क्या? क्या करेगा वो? भोजन का तलाश में समस्या के कारण वो वहाँ से अब कहीं ना कहीं वहाँ से माइग्रेट कर जाएगा। और माइग्रेट करने के कारण क्या होगा? उसका जो विविधता है उसमें ह्रास आ जाएगा। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए। चलिए, अगर एक्सप्लेनेशन और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखना कि सर और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अगर इतना सफिशियंट है तो फिर इतना ही पे मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप लोग भी समझ रहे होगे बात को। अगर थोड़ा भी कमी लगे तब बिल्कुल बताना, सो दैट आई हैव टू इंक्रीज द एक्सप्लेनेशन टाइम, है ना। तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं इसका। अगला सवाल देखो क्या है। वाटर बॉडीज कैन डिफर इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट। Which of the following is a characteristic of an estuarine? एस्टुरीज समझते हो ना? ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? वाटर बॉडीज कैन डिफर इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट। जो जो भी पानी का स्रोत है, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी का मुहाना हो, तो उसमें सॉल्ट का जो मात्रा होता है, उस मात्रा में क्या होता है? वो अंतर होता है वहां पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एस्टुरीज। जो एस्टुरीज होता है, मुहाने होते हैं, उसका लक्षण क्या है? पहला है अ कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ वाटर विथ हाई सैलिनिटी। दूसरा है एन एरिया वेयर द सैलिनिटी वेरीज। तीसरा अ बॉडी ऑफ वाटर विथ लो सैलिनिटी। चौथा है अ बॉडी ऑफ वाटर विथ लो सॉल्ट इंटरिंग लैंड। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर कर लिए हो तब तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो मैं पहले आंसर बता देता हूँ। नदी जब समुद्र में गिरता है तो जो मुहाना होता है, तो वहां पे क्या हुआ भाई? नदी का पानी क्या होता है? स्वच्छ होता है। क्या होता है वो? अलवणीय होता है, साल्टी नहीं, फ्रेश वाटर है वो। समुद्र का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है। तो जब दोनों, जब स्वच्छ जल जब लवणीय जल से मिलेगा, तो नतीजा क्या होगा? सैलिनिटी क्या होगा? उसमें अंतर आने लगेगा। सैलिनिटी में जो अंतर आना है, मिक्स होना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। एन एरिया वेयर सैलिनिटीज वेरीज, ये वो एरिया होगा जहाँ पे लवणता में क्या होगा? अंतर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। ये तो हो गया 5 क्वेश्चन। सेशन बड़ा हो जा रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग 5 सवाल भी सही से आप सुनते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। इसलिए मैं सोच रहा था कि ज़्यादा लंबा ना करूँगा, छोटा रखूँगा। तो ये आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि इसमें मैं 10 सवाल करूँ, 20 सवाल करूँ, 50 सवाल करूँ। कंडीशन अप्लाइड ये होगा कि आप भी साथ होगे तभी तो आई होप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखिए आप लोग अगले 5 सवाल के लिए, फिर उसके बाद के 5 सवाल के लिए। जब तक कि आपका कमेंट नहीं आता है, जब तक मैं लाइव नहीं आता हूँ, और जब तक कि आप तैयार नहीं हो। यह बात है कि कई बार बच्चों को उत्सुकता होता है कि वो मेरे विषय में कुछ जानना चाहता है। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग इन दिस वे। आप लोगों को कोई उत्सुकता है तो आप इसको पढ़ सकते हो मेरे विषय में जानने के लिए। दूसरा है, बहुत सारे बच्चों को कई तरह का उत्सुकता होता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर पढ़िए, और जो भी कमेंट करना है बिल्कुल कमेंट कीजिए। और मैं तो अक्सर कहता हूँ
ये आपका अब टर्न है कि आप ये बताओ कि कौन चैलेंजिंग है, प्रीलिम्स है कि मेंस इंटरव्यू है। तो मेरे समझ से नए बच्चों के लिए जो मोस्ट चैलेंजिंग होता है वो होता है प्रीलिम्स। क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स में नहीं क्लियर करते तब तक आप मेन में जाओगे नहीं। इसलिए आप लोग पहले कहीं भी पढ़ो, कुछ भी करो, पर प्रीलिम्स को आप मिस नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स इज द गेटवे है। कोशिश कीजिए कि प्रीलिम्स आपका ना रुके, और मेन तो है ही। इसके अलावा मैंने बताया तो कई सारे मेरे दिमाग में बातें चल रहा है, उन सबको मैं एग्जीक्यूट करने वाला ही हूँ। कंडीशन है कि आप लोग भी हमारे साथ होइए। और टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल को आप लोग देख सकते हो, है ना। और इसी चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, चाहे आप साइंसेस के साथ जुड़ जाओ, चाहे आप मास्टर स्ट्रोक के साथ जुड़ जाओ। तो चलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू, बाय।